गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपन लोग फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, जिसके यूनिट फर्स्ट अपन देख रहे हैं। यूनिट फर्स्ट आपकी है थर्मोडायनेमिक्स, और इसी को हिंदी में बोलते हैं ऊष्मागतिकी। तो कोई भी अपन साइंस में कोई भी यूनिट शुरू करेंगे ना, तो उससे पहले अपन उसकी डेफिनेशन देखेंगे। और डेफिनेशन के लिए आपको कहीं और नहीं जाना, जो नाम दिया गया है ना वही देखना है। क्या पता इस नाम में ही तो आपकी डेफिनेशन नहीं छुपी हुई है। तो यहाँ पे देखो, इस ऊष्मागतिकी को यदि हम देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऊष्मा प्लस गतिकी। इंग्लिश में बोलें तो थर्मो प्लस डायनेमिक्स। ठीक है, ऊष्मा और गतिकी यानी कि वैसी वो शाखा आपकी साइंस की जिसमें ऊष्मा के प्रवाह का, गतिकी यानी प्रवाह का, जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उनमें आप बोलते हो या तो आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या कहते हो एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक यानी कि हिंदी वाले बोलते हैं इसे ऊष्माक्षेपी, और इंग्लिश वाले बोलते हैं इसे ऊष्माशोषी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है या ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ये सारी कथाएं जहाँ भी पढ़ी जाएंगी कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, वो सभी साइंस की जिस भी ब्रांच में की जाते हैं उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं। तो ऊष्मागतिकी की मेन चीज़ों पर आए उससे पहले अपने को ऊष्मागतिकी की कुछ डेफिनेशन सीखनी है। जस्ट लाइक जब किसी बच्चे को अपन इंग्लिश सिखाते हैं तो उससे पहले उसको अल्फ़ाबेट सिखाते हैं कि आप पहले ABCD सीखो, फिर उसके बाद अपन आगे चीज़ें बनाना सीखेंगे। तो इसी तरीके से ऊष्मागतिकी के पहले अल्फ़ाबेट सीखेंगे, फिर उसके बाद अपन लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले अपने पास 3 शब्द देखने को मिलेंगे, आपको 3 वर्ड देखने को मिलेंगे। वो क्या? तंत्र, इसी का दूसरा नाम होता है निकाय, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन सिस्टम। दूसरी आपके पास होती है पारिपार्श्विक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सराउंडिंग, और तीसरी आपके पास होती है सीमा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाउंड्री। क्या होती हैं ये तीनों चीज़ें? सबसे पहले ये देखते हैं, ये तीनों ही डेफिनेशन जब भी आप कहीं पे भी थर्मोडायनेमिक्स शुरू करोगे ना, तो सबसे पहले आपको ये 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखो, सिस्टम क्या होता है, यदि ये पूरा बोर्ड है, मेरा ब्रह्मांड जो है, मेरा जो यूनिवर्स है, ये मेरा पूरा बोर्ड है, लेकिन उस बोर्ड के केवल मुझे इतने से हिस्से पर स्टडी करनी है। मेरे इस पूरे यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के बस इतने से हिस्से पे मुझे स्टडी करनी है, तो इसे मैं कहूँगी ये ऊष्मागतिकी में मेरा सिस्टम है। यानी कि ब्रह्मांड का वह भाग जो जिसके ऊपर स्टडी की जाती है, जिसके ऊपर अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं तंत्र। यानी कि वह भाग जिस पर स्टडी की जाए, जिस पर स्टडी की जाए। और इसके अलावा जितना भी ये मेरा वाइट बोर्ड बचा हुआ है, जो मेरी स्टडी का पार्ट नहीं है, उसको मैं बोलूँगी पारिपार्श्विक यानी सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा बचा हुआ जितना भी भाग होगा जो मेरी स्टडी में काम नहीं आ रहा है, उसे पारिपार्श्विक कहूँगी। और सिस्टम और सराउंडिंग को पृथक करने वाली जो लाइन है, जो सीमा है, उसे बोलूँगी मैं बाउंड्री। ठीक है, अब ये बाउंड्री आपको दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती। फॉर एग्जांपल, ये वाला रूम, जिस रूम में मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, साइड वाला रूम जो है इस एक दीवार से सेपरेट हुए पड़े हैं। इस दीवार को आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। तो इस सीमा को मैं बोलूँगी वास्तविक सीमा या रियल बाउंड्री। और यदि इस तरीके की कोई यहाँ पे आपकी ये दीवार ना होती, बस आपको पता है ये आपका रूम है और वो दूसरी क्लास का रूम है, यानी यहाँ कोई सीमा आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है, बस आपकी इमेजिनेशन पावर वहाँ काम कर रही है, तो उसे बोलेंगे काल्पनिक सीमा या इमेजनरी बाउंड्री। क्लियर है सभी आप लोगों को?
ठीक है। इसके बाद आता है कि तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप के अपने सिस्टम्स होते हैं। तो देखिए इसके लिए अपन एक चार्ट पढ़ेंगे, उसी में सारा कुछ आएगा। अपन कोशिश करेंगे हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं ना, मोस्टली चीज़ों को अपन चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश अपन लोग अब बनाना जानते हैं, अपने को तो मेन चीज़ों से मतलब होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोग लिखना तंत्र के प्रकार। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रही हूँ, तो किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ सिस्टम, देखो सिस्टम आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है खुला तंत्र या खुला निकाय, इंग्लिश में जिसे कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है। दूसरे टाइप के सिस्टम आपके होते हैं बंद निकाय, इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और थर्ड टाइप का आपका होता है विलगित निकाय, जिसे हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये होते क्या क्या हैं, उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। देखो खुला निकाय एक ऐसा निकाय होता है, यदि मैं इसे अपना सिस्टम मानूं, मैं इसके ऊपर स्टडी कर रही हूँ, ये मेरा सिस्टम है, और इसके चारों तरफ की क्या हो गई जिस पे मैं स्टडी नहीं कर रही, सराउंडिंग हो गई। यदि मेरे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मैटर का भी आदान प्रदान हो रहा है, मैटर यानी हिंदी वाले लिखना द्रव्य, यदि द्रव्य का आदान प्रदान हो रहा है और साथ में ऊर्जा का भी आदान प्रदान हो रहा है, इंग्लिश में लिखना एनर्जी, तो इसे मैं कहूँगी कि मेरा सिस्टम ओपन सिस्टम है। क्या कोई बताएगा यहाँ कि द्रव्य और एनर्जी का आदान प्रदान किन कंडीशन में होगा? तो देखो ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए मेरी ये जो सीमा है ये कैसी होनी चाहिए, ऊष्मा की चालक होनी चाहिए, और मैटर के आदान प्रदान के लिए यहाँ ये पोरस प्लग जैसा होना चाहिए कि जिससे मैटर आ जा सके। दूसरा देखो बंद निकाय, बंद निकाय में क्या होगा, यदि ये मेरा सिस्टम है और इसके आसपास का सारा सराउंडिंग, तो यहाँ ऊष्मा का या ऊर्जा का आदान प्रदान तो होगा, ऊर्जा का आदान प्रदान तो होगा, लेकिन द्रव्य का कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। बंद निकाय में ऊर्जा का आदान प्रदान तो होता है, लेकिन द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता। ये इस तरीके का साइन का मतलब है कि हमने द्रव्य को आने जाने से रोक दिया है। उसके बाद देखिए विलगित निकाय में क्या होता है, विलगित का मतलब इंग्लिश में देखो आइसोलेटेड, जिसको हमने पूरी तरीके से अलग करके रख दिया, काट के रख दिया। कहते हैं ना ये इंसान दुनिया से कटा हुआ है, मोह माया से दूर है, सेम इसी का सिस्टम है। तो ना तो ये आपके द्रव्य का आदान प्रदान करेगा, ना ही ये आपके ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा। क्लियर है सबको ये सारी चीज़ें? उसके बाद देखो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो खुला निकाय और बंद निकाय के लिए मैं सेम एग्जाम्पल लेती हूँ। आप लोग घर में जब पानी को बॉईल करते हैं, ये आपकी बर्नर है और इस पर आपने अपने पानी को बॉईल करने रख दिया। अब यदि जब आपने बॉईल करने रखा है और ऊपर से इसको ढका नहीं है, कोई भी लिड नहीं लगाई है, तो क्या होगा, जैसे ये पानी बॉईल होने लगेगा तो इसकी वाष्प बनने लगेगी और ये वाष्प क्या होगी, सराउंडिंग में जाएगी। और आप बाई चांस गैस बंद करना भूल गए, ठीक है, इस बर्नर को बंद करना भूल गए, तो कुछ टाइम क्या रहेगा, पूरा पानी उड़ जाता है ना। इसका मतलब यहाँ मैटर, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मैटर का आदान प्रदान हो रहा है। और ये देखो कि जब हम इसे गर्म कर रहे हैं, जब आपका वो पतीला गर्म होता है
तो जब उसके आसपास का जो वातावरण है वो भी गर्म हो जाता है। आप कहते हो ना किचन में ज़्यादा गर्मी लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ आपका स्टोव ऑन रहता है, स्टोव ऑन रहने से हीट का फ्लो होता है। इसका मतलब यहाँ ऊर्जा का भी आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए ये जो आपका एग्जाम्पल होगा ये ओपन सिस्टम का है। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, जब अपने बर्नर पे मैंने इस पे पानी गर्म करने रखा, पानी को बॉईल करने रखा, तो इस बार मैंने इसे ऊपर से ढक दिया, इसके ऊपर मैंने एक लिड को लगा दिया। तो जब पानी बॉईल होना शुरू करेगा तो इस पानी की जितनी भी वेपर बनने वाली हैं, बाष्प बनने वाली हैं, वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में इस लिड पर जम जाएंगी। जम जाती है ना। आप जब सर्दियों में पानी को गर्म करते हो स्टोव पे और उसे ऊपर से ढक देते हो तो उस प्लेट के ऊपर इस तरीके से पानी पानी हो जाता है, या जब भी आप कोई सब्जी वगैरह बनाते हो उसे ढकते हो तो वो पानी पानी हो जाता है। और जैसे ही आप गैस को बंद करते हो, स्टोव को बंद करते हो, तो कुछ टाइम बाद ये पानी की जो बूंदें हैं बाष्प बन के जो उड़ी थी इस प्लेट के ऊपर, इनमें कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है और ये फिर से पानी में बदल जाती हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपके मैटर का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं कहना बाहर जितना पानी आपने पहले लिया था ठंडा करने के बाद आपको उतना ही पानी मिल जाएगा। आइडियली तो ऐसा नहीं होता, कुछ पानी रह जाता है, पर ये है कि हाँ ये आपकी बंद सिस्टम हो गया, द्रव्य में सराउंडिंग में तो नहीं जा रहा, उस प्लेट पर ही तो है आपका पानी। दूसरा, लेकिन जब मैं इसे गर्म कर रही हूँ तो सराउंडिंग के साथ ऊष्मा का अभी भी आदान प्रदान हो रहा है। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल हुआ आपका बंद निकाय का हो गया। उसके बाद देखिए विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम, इसका एग्जाम्पल आप देखिए थर्मस। देखिए थर्मस में क्या होता है, जब आप उसमें कोई भी पानी रखते हैं, गर्म पानी या ठंडा पानी रखते हैं, आजकल आपकी थर्मो स्टील की बोटल्स आती हैं, तो आप कहते हो कि थर्मो स्टील की बोतल में जो पानी है पूरे टाइम ठंडा रहता है, सुबह से शाम तक तो एटलीस्ट ठंडा रहता ही है। तो वो बोतल बंद है, वहाँ से पानी लीकेज नहीं हो रहा है, तो द्रव्य का आदान प्रदान तो नहीं हुआ, ये तो क्लियर है। दूसरा, आप क्या कह रहे हो, सुबह से शाम तक पानी का टेम्परेचर वही रहा जो था, सुबह से आप जैसे टेम्परेचर का पानी ले गए थे वैसा ही रहता है। इसका मतलब यहाँ ऊर्जा का आदान प्रदान भी नहीं हुआ, और ये एग्जाम्पल हुआ आइसोलेटेड सिस्टम का। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है उस दिन तो नहीं होता पर दूसरे दिन तो हो जाता है ना उसका टेम्परेचर चेंज। तो देखो ये जो कहानी है आइडियल कहानी है, आइडियल जहाँ वर्ड आ जाए समझ जाना कल्पनाओं में वो काम चल रहा है। ऐसा साइंटिस्टों ने अभी तक कोई भी सिस्टम नहीं बनाया है जो पूर्णतः आइसोलेटेड हो। बस हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, थर्मस आपका आइसोलेटेड एक हद तक ही है, ठीक है, पर उसमें भी एक टाइम के बाद धीरे 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 सराउंडिंग के साथ ऊर्जा का ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो ये तंत्र के प्रकार टाइप्स ऑफ सिस्टम आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए कुछ और डेफिनेशंस आती हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम में, वो क्या होती हैं देखो। अब देखिए आप लोगों ने दो टर्मिनोलॉजी भी पढ़ी होंगी, समांगी तंत्र, समांगी वर्ड पढ़ा होगा तो इसी से हमने बना दिया समांगी तंत्र, और इंग्लिश में से कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम। और एक होता है आपका विषमांगी तंत्र, इंग्लिश में जिसे कहते हैं हेटेरोजीनियस सिस्टम। यहाँ देखिए समांगी और विषमांगी, आप इस नाम को देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, समान अंग, ठीक है। इसका मतलब यदि मैं अपने सॉल्यूशन को देखूं और मैं उसके किसी भी हिस्से पे चली जाऊं, कहीं भी चली जाऊं, या तो मैं यहाँ से इसका एक पार्ट निकाल लूं, या यहाँ से बीच में से ले लूं, या यहाँ से ले लूं, किसी भी टाइम पे ले लूं,
अगर उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आता है, मुझे हर टाइम, हर वक्त, हर कंडीशन में, हर पोजीशन में मुझे सेम प्रॉपर्टी नज़र आती है, तो उस सिस्टम को मैं कहूँगी समांगी तंत्र या होमोजीनियस सिस्टम। और इसका बहुत ही जो क्लियर एग्जाम्पल आप लोग डेली लाइफ में देखते हैं वो है क्या, यदि आप पानी में नमक को मिलाते हैं तो आप ऊपर से सिप लो या नीचे से सिप लो, आपको सेम टेस्ट नज़र आता है। आप उसको सुबह पियो या शाम को पियो, जितना नमक घोला है टेस्ट तो उतने ही नमक का आएगा। और आप ये भी नहीं बता सकते वहाँ पे कि कौन सा नमक है और कौन सा पानी है, जब तक कि आप वहाँ पर आगे की कोई प्रोसेस ना लगाएं। तो इस प्रकार के तंत्र को बोलते हैं समांगी तंत्र या होमोजीनियस सिस्टम। और इसके उल्टा यदि मैं किसी भी भाग पे जाऊं या किसी समय पे जाऊं, प्रॉपर्टी मुझे डिफरेंट नज़र आए, प्रॉपर्टीज़ मुझे डिफरेंट नज़र आए, अलग अलग मेरे को गुण दिखाई दें, तो उस तंत्र को मैं बोलूँगी विषमांगी तंत्र। ठीक है, देखो क्या होता है कि इसमें फेजेस का भी खेल हो जाता है आपका। जैसे पानी में नमक तो पूरी तरीके से घुल जाता है, लेकिन पानी में जब आप ऑयल को मिलाते हैं तो वो घुल ही नहीं पाता। तो जब आप ऊपर देखोगे तो ऑयल की लेयर है और नीचे देखोगे तो पानी है, तो आपको क्या हर हिस्से में सेम चीज़ें दिखाई दी? नहीं दिखाई दी ना, प्रॉपर्टी अलग हो गई। ऑयल की अलग प्रॉपर्टी होती है, पानी की अलग प्रॉपर्टी होती है, तो उस टाइम वो तंत्र क्या कहलाएगा? विषमांगी तंत्र। तो आगे से जब भी मैं आपको पूरी थर्मो में समांगी वर्ड यूज़ करूँ या विषमांगी, थर्मो में ही क्या, यदि मैं कहीं पर भी समांगी या विषमांगी वर्ड का यूज़ कर रही हूँ तो ये चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। समांगी में सभी प्रॉपर्टी सेम होंगी और विषमांगी में प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद अपन लोग देखते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। देखो स्टेट ऑफ सिस्टम तंत्र की अवस्था। स्टेट ऑफ सिस्टम समझिए पहले कि स्टेट ऑफ सिस्टम होती क्या है। ये जिस तरीके से आप सब लोगों के घर पे पहुंचने का एक डेफिनेट एड्रेस होता है। यदि आपसे कॉलेज में कोई पूछे कि आप लोग कहाँ रहते हो, तो आप लोग कहोगे कि मेरे घर का मकान नंबर ये है, इस गली में से, और ये लैंडमार्क है। ठीक है, तो आपकी वो स्टेट चेंज नहीं होगी, आपका घर वहीं रहने वाला है। यदि आपका एड्रेस बदला तो मतलब आपका घर भी बदल गया। तो सेम इस तंत्र के साथ होता है, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे लेते हैं स्टेट को डिफाइन करने के लिए, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। ठीक है, तो जब मैं स्टेट की बात करूँगी, एक मेरे पास ये वाला पिंड है और एक मेरे पास ये वाला पिंड है। अब मैं इस पिंड से पूछती हूँ कि तेरा एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस क्या है, तो ये कहता है मेरा एड्रेस है P1, V1, T1 एंड N1। ठीक है, तो ये मैं बोल दूँगी कि ये आपकी एक स्टेट है। स्टेट की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही डिफ़ाइन किया जाता है। यानी कि यदि ये तरीके की इन प्रॉपर्टीज़ को अपन सबसे पहले देखो क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं इनको, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्या होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी? ये देखो, नाम देखो, दो वर्ड्स आप लोगों ने सुने होंगे, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो क्या होते हैं ये दो वर्ड? मैक्रो का मतलब होता है यदि किसी चीज़ का हम बल्क में अध्ययन करें, यानी कि बहुत बड़े भाग के लिए अध्ययन करते हैं हम जिस भी प्रॉपर्टी का, उसको बोलेंगे हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। और यदि हम छोटे छोटे हिस्से में बात करें, छोटे छोटे हिस्से में करेंगे, तो टुकड़ों में यदि हम बात करें तो उस प्रॉपर्टी को अपन बोलेंगे माइक्रो प्रॉपर्टीज़। थर्मोडायनेमिक्स में जो यूज़ में आती हैं वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती हैं, क्योंकि हम यहाँ बल्क में स्टडी करते हैं, पूरे सिस्टम के लिए स्टडी करते हैं। तो ये प्रेशर भी पूरे ही तंत्र का होता है, किसी एक हिस्से का प्रेशर नहीं लेते हम लोग। वॉल्यूम, टेम्परेचर, संगठन सबके साथ सेम केस होता है। यदि किसी स्टेट के लिए मैं इन सब चीज़ों को फिक्स कर दूं, यानी कि मेरा एड्रेस फिक्स कर दूं, तो मैं कहूँगी मेरी स्टेट जो है वो
फिक्स हो चुकी है, इसको मैं अब नाम दे सकती हूँ, ये स्टेट ए है या स्टेट बी है, कोई भी नाम दे सकती हूँ। बाई चांस किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा बाहर से मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया कि इनमें से कोई एक चीज़ बदल गई, लाइक आपने मान लिया प्रेशर ही बदल गया आपका, बस और बस प्रेशर बदला है अभी मेरा। ऐसा होता नहीं है कि प्रेशर बदलेगा तो वॉल्यूम बदलेगा, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो बताओ क्या मैं इसको भी स्टेट ए बोल सकती हूँ? ये तो आपके घर का एड्रेस ही बदल गया ना। पहले आपके घर का जो मकान नंबर 41 था, लेकिन अब आपका 42 हो गया, तो दोनों मकान सेम तो नहीं रहे। इसका मतलब ये दोनों स्टेट सेम नहीं रही, ये आपकी कोई और ही स्टेट कहलाएगी। ठीक है, इस टाइप से आप स्टेट्स को डिफाइन करोगे। उसके बाद ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, 4 तरीके की मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। इनमें से किन्हीं 2 को हम एक बार में यूज़ करते हैं। एक बार में यदि मैंने प्रेशर और वॉल्यूम यूज़ में ले लिया ना, तो टेम्परेचर और कंपोजिशन तो मैं इन दोनों की मदद से ही निकाल लूँगी। देखो एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, मैथ्स में हम लोग पढ़ते थे छोटी क्लासों में कि मुझे y की वैल्यू y=x² टाइप की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, है ना। यहाँ पे क्या होता है, आप x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे और आपके पास y की वैल्यू निकलती जाएगी। कैसे? x बराबर यदि 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपके पास 0 आएगी, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपके पास 4 आएगी। इसका मतलब मैं x पुट करती जा रही हूँ बाहर से और y आपके पास आता जा रहा है, तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ मेरा y जो है वो x पे डिपेंड है, लेकिन x किसी पे डिपेंड नहीं है, तो इसलिए x को तो बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर, हिंदी वाले लिखना, इसको कहते हैं अपन स्वतंत्र चर। लेकिन y जो है आपका x पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे y बदल रहा है, तो आप y को बोलेंगे क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल। हिंदी में लिखना परतंत्र चर। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है चर। आप में से काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होगा चर किसको कहते हैं। तो चर वो राशि होती हैं जो बदलती हैं, जिनमें चेंज आता है, उनको चर राशि कहते हैं। लाइक यहाँ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंपोजिशन, एनर्जी है, एंथैल्पी, इनमें चेंज आता है, तो इनको मैं बोलूँगी क्या? ये वेरिएबल्स होते हैं मेरे थर्मोडायनेमिक्स के। ये यदि मैथमेटिक्स के वेरिएबल हैं तो ये मेरे थर्मोडायनेमिक्स के वेरिएबल्स हैं, हिंदी में लिखना चर। और जिस तरीके से मैंने मैथमेटिक्स के चरों को 2 पार्ट्स में बांट दिया, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स के चर को भी हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है मैम आपने हमको मैथ्स में तो एग्जाम्पल बता दिया, आप हमें यहाँ पे एग्जाम्पल बताओ कि मैं किन्हीं भी 2 को लेके चलूँ, प्रेशर और वॉल्यूम को ही लेके चल रही हूँ, तो आप मुझे बताओ मैं टेम्परेचर कैसे निकालूंगा या निकालूंगी। तो देखो आप सब लोगों ने एग्जाम्पल के लिए आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ी होगी, PV = nRT, ठीक है। और मैंने कहा है ये जो PV हैं ये आपके कैसे हैं? स्वतंत्र चर हैं। अब P और V मुझे पता है, तो क्या मैं टेम्परेचर को इस तरीके से नहीं निकाल सकती क्या? इसका मतलब P और V पता है तो टेम्परेचर मैं निकाल सकती हूँ। P और V के बदलने से टेम्परेचर मेरा बदल जाएगा, तो टेम्परेचर यहाँ पे कैसा हो गया? मेरा परतंत्र चर। आप पे निर्भर करता है, आप चाहो तो प्रेशर और टेम्परेचर को ले लीजिए स्वतंत्र चर, तो वॉल्यूम और कंपोजिशन आपका कैसे बन जाएंगे? परतंत्र चर। अपनी सुविधा के लिए एक बार में बस हम 2 ही को लेके साथ में चलते हैं। इस तरीके से आपका ये हुआ तंत्र की अवस्था। अब यहाँ पे और भी कुछ डेफिनेशंस हैं आपकी, वो देखिए। देखो हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी साम्य की। ऊष्मागतिकी साम्य
यानी कि थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ देखो ये भी आपके जो है 3 टाइप के होते हैं, नोट डाउन करना इनको। पहला आपका होता है तापीय साम्य, इंग्लिश में लिखना थर्मल, इक्विलिब्रियम। दूसरा आपका होता है यांत्रिक साम्य, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और तीसरा आप लोगों का होता है रासायनिक साम्य। इसको लिखना केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ देखो क्या होते हैं ये तापीय साम्य, यांत्रिक साम्य और रासायनिक साम्य। तो आप लोग देखो, मैंने कोई भी 2 पिंड ले लिए या फिर कोई भी 2 सिस्टम है, 2 पिंड हैं आसपास रखे हुए हैं जिनके ऊपर मैं स्टडी कर रही हूँ। ये A है और B है। सबसे पहले तापीय साम्य की बात ही कर लेते हैं। यदि इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, ये भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो बताओ यहाँ ऊष्मा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा? आप लोगों को पता है कि नहीं कि ऊष्मा का प्रवाह किस स्थिति में होता है? तो देखिए, यदि दोनों पिंडों का टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पे कोई भी ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, क्या ऊष्मा जो होती है ना, ये किसी स्टेट की नहीं होती है, ये पथ की होती है, इसलिए इसको पाथ फंक्शन भी बोलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, यदि मैं डिफरेंट प्रेशर ले लूँ, डिफरेंट टेम्परेचर ले लूँ, एक का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एक का है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये मेरा हाई टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर सिस्टम हो गया, ये मेरा लो टेम्परेचर सिस्टम हो गया। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी कि इस तरीके की जब भी कंडीशन आएगी, चाहे वो आपका पानी हो, चाहे वो आपका ऊष्मा हो, हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बोल लो, प्रेशर की बात करें तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बोल लो, इसी तरीके से तो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है, लेकिन ये लोग जब पास पास आएंगे ना तो इनके बीच में ऊष्मा का प्रवाह होने लगेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और अब हम कहेंगे ये दोनों पिंड आपके तापीय साम्य की स्थिति में हैं। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब जिनको लगाने के लिए, जिनको करने के लिए आपको कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना, ये तो आपके नेचर का ही ऐसा, नेचर की ही ऐसी वो है, मतलब ये नेचर होता है। आपके एनवायरनमेंट में जितनी भी रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस, उन सब का यही सिस्टम होता है कि वहाँ हाई से लो की तरफ क्या होगा, काम होगा, सारे काम जो होंगे वो हाई से लो की तरफ होंगे, जब तक कि उन दोनों की जो भी चीज़ चेंज है, अलग है, वो सेम ना हो जाए। तो इस चीज़ को बोलेंगे तापीय साम्य। यहाँ पे देखिए, आप लोग किसी भी चीज़ को ठंडा या गर्म क्यों फील करते हैं, अब हम तापीय साम्य की बात कर रहे हैं तो वो भी चीज़ समझ ही लीजिए। देखो, जब आपने किसी भी ठंडे पानी को छुआ, ठीक है, ठंडे पानी में अपनी उंगली को लगाया और आप कहते हो यार कि ये पानी बहुत ठंडा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पानी ठंडा है या आपका टेम्परेचर कम हुआ है, क्या सिस्टम है यहाँ पे। तो मान लीजिए जब आप पानी, ये आपका इसमें पानी है, ठंडा पानी है, जिसका टेम्परेचर आपने मान लिया -4 सेंटीग्रेड डिग्री है, बट आपका ये आप हो और आपका टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ यहाँ पे? ऑब्वियसली आपका टेम्परेचर ज़्यादा है इस पानी की तुलना में, तो आप हाई टेम्परेचर पर हो, ये लो टेम्परेचर पर है। तो जब आप इसमें अपनी उंगली को लगाओगे तो आपकी बॉडी की हीट जो है ना, वो इस पानी को जाने लगेगी, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगेगा, इसलिए आपको लगता है वो पानी ठंडा है।
ठीक है, ये बात आप सबको क्लियर हुई। फीवर हो या फिर ठंड पड़े या गर्मी लगे, सबका सेम रीज़न होता है कि हीट का फ्लो होगा हाई से लो की तरफ, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, और जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो उसे बोलेंगे हम लोग तापीय साम्य। अब देखिए यांत्रिक साम्य। यांत्रिक साम्य के लिए क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे लिख लेना टेम्परेचर सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है, कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि वैल्यू 0 होगी यहाँ पे। यांत्रिक साम्य में क्या होगा, जो भी इन दो पिंडों की हम बात करेंगे जो आसपास रखे हुए हैं, उन दोनों के लिए प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। इसका यदि प्रेशर P1 है तो इसका भी प्रेशर P1 ही होगा। देखो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरीके से कि सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस भरी हुई है और यहाँ पे आप एक पिस्टन लगा देते हो, ठीक है, घर्षण रहित द्रव्यमान रहित एक पिस्टन लगा देते हो। अब यदि इस पिस्टन पर अंदर से जो गैसेस बल लगा रही हैं वो उनका प्रेशर है PI, और बाहर से जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है वो है P एक्सटर्नल। तो धीरे धीरे समय के साथ एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस पर P इंटरनल बराबर हो जाएगा P एक्सटर्नल के, और अब इस स्थिति में आपका पिस्टन ना ऊपर मूव करेगा ना नीचे मूव करेगा, यानी कि इस कंडीशन में कह सकती हूँ मेरा पिस्टन कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी काम नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं कि मेरा सिस्टम या मेरा जो निकाय है वो यांत्रिक साम्य की स्थिति में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो आप बोल सकते हो जिन भी दो पिंडों में हम बात कर रहे हैं या तो उनका प्रेशर सेम होगा या उनके बीच में कोई भी काम नहीं होगा, तो उस स्थिति को हम बोलेंगे यांत्रिक साम्य की स्थिति। अब आइए आप लोग रासायनिक साम्य में, रासायनिक साम्य के केस में क्या होगा, जिन भी दो पिंड के बारे में या सिस्टम के बारे में या रिएक्शंस की हम बात करेंगे, तो उस रिएक्शन का क्या होगा, कंपोजिशन सेम होगा, संगठन सेम होगा, प्रावस्था। आप जब भी कोई रिएक्शंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, संगठन। देखो जैसे आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट और मैंने इसको गर्म किया, ये हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, पर मैंने इसको भी बंद बीकर में ही रिएक्शन करवाई है, तो समय के साथ क्या होगा, ये CO2 बाहर तो गई नहीं, बंद निकाय में हो रही है, तो समय के साथ जो इसका संगठन है वो वही रहने वाला है, कोई भी चेंज नहीं आएगा, कंपोजिशन यही रहेगा। तो मैं कहूँगी कि वो मेरा सिस्टम कैसी कंडीशन में है, रासायनिक साम्य में है। यहाँ पे आप लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लेना, जिस तरीके से तापीय साम्य के लिए टेम्परेचर देखते हैं, यांत्रिक साम्य के लिए प्रेशर देखते हैं, रासायनिक साम्य के लिए आप केमिकल पोटेंशियल देखते हैं। क्या देखते हो, केमिकल पोटेंशियल। आप लोगों के लिए नई टर्म है ये, ठीक है। थोड़ा सा यदि आप समझो तो केमिकल पोटेंशियल कुछ भी नहीं होता, जी आपकी होती है, आपने जी सुना होगा 11th क्लास में, आप लोगों ने थर्मो पढ़ी है, वहाँ पे जी वर्ड सुना होगा। जी को बोलते हैं फ्री गिव्स एनर्जी, इसको बोलते हैं अपन क्या, फ्री गिव्स एनर्जी, ठीक है। यदि इस फ्री गिव्स एनर्जी में चेंज निकालूँ मैं किसके साथ, कंपोजिशन के साथ, यदि इस फ्री एनर्जी में मैं चेंज निकालूँ, डेल का मतलब होता है, हम लोग इनको भी बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में मैंने अवकलन किया है केवल उसी के साथ अवकलन होगा, तंत्र के बाकी के जो भी गुण होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर हो या रेस्ट ऑफ कंपोजिशन हो, जहाँ पे I इज़ नॉट इक्वल्स टू J होगा, उस कंडीशन में हम बोलेंगे डेल G ओवर डेल Ni को केमिकल पोटेंशियल, और इसी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं म्यू I से, ठीक है। नहीं कोई इसमें लोड मत लेना, आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, बस अभी सीखो कि यदि फ्री गिव्स एनर्जी में चेंज देखें विद कंपोजिशन, लेकिन रेस्ट ऑफ जितने भी प्रॉपर्टीज़ है मेरे सिस्टम की वो कांस्टेंट है, तो अब मैं इस चीज़ को बोलूँगी केमिकल पोटेंशियल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आई से। तो रासायनिक साम्य की स्थिति में आपका जो म्यू आई होता है ना वो सेम रहता है, या फिर आप बोल सकते हो डेल्टा म्यू आई की वैल्यू 0 होती है, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। ऊष्मागतिकी साम्य अब आप लोगों का पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए हम लोग लास्ट आज की क्लास में 1-2 डेफिनेशंस और सीख लेते हैं।
देखिए, अब हमको देखना है तंत्र के गुण। अभी तक हमने तंत्र की अवस्था पढ़ ली, तंत्र के प्रकार पढ़ लिए। अब हम देखते हैं तंत्र के गुण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। देखो, इसके लिए भी हम लोग बनाएंगे इस तरीके से एक चार्ट। इसमें भी आप लोग मेरे साथ लिखना कि ये दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण। इंग्लिश में से बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और दूसरा आप लोग लिखना मात्रा स्वतंत्र या गहन गुण, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो, मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण, नाम में ही बता रहा है मात्रात्मक, यानी कि वो प्रॉपर्टीज तंत्र के ये वे गुण होते हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करें। डिपेंड करेंगे किस पर? क्वांटिटी पर, कि आपने जो पदार्थ लिया है उसकी मात्रा कितनी है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करें। तंत्र के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उन्हें कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या मात्रात्मक गुण। एग्जाम्पल देखो, आप द्रव्यमान लेते हैं, आयतन लेते हैं, यानी मास लेते हो, वॉल्यूम लेते हो, ये सभी आपके पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं कि नहीं। आपने पहले अपने ग्लास में, अपनी बोतल में 1 लीटर पानी फिल किया हुआ है, कुछ टाइम बाद आपने आधा सा पानी पी लिया तो अब आधा लीटर हो गया, यानी कि पदार्थ की मात्रा पर ही तो डिपेंड करा। ऐसा थोड़ी है कि बोतल 1 लीटर की है और आपने उसमें से पानी पी लिया फिर भी आपका पानी उसमें 1 लीटर ही रहेगा, पदार्थ की मात्रा कम हुई, पदार्थ का गुण भी बदल गया। तो इस तरीके के गुण को बोलते हैं अपन मात्रात्मक गुण या विस्तीर्ण गुण। दूसरा देखिए, मात्रा स्वतंत्र या गहन गुण, यानी कि वे गुण या वे प्रॉपर्टीज जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल होता है आपका टेम्परेचर, प्रेशर, घनत्व, श्यानता, अपवर्तनांक, और भी काफ़ी होते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप घनत्व को देखो, घनत्व से समझो इस चीज़ को। m/v को आप बोलते हैं घनत्व, जिसे d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो घनत्व जो होता है, आपने 1 लीटर पानी लिया, उसका घनत्व आपने देख लिया, आपने फिर पी लिया पानी, तो घनत्व तो वही रहने वाला है, उसकी डेंसिटी तो वही रहने वाली है। इसी तरीके से टेम्परेचर के साथ होता है, प्रेशर के साथ होता है। इन प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं मात्रा स्वतंत्र, ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, इंग्लिश हिंदी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनका नाम ही बता रहा है मात्रात्मक और मात्रा स्वतंत्र। जब आप इन्हें इंग्लिश में याद करेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, तो यहाँ पे काफ़ी बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आप देखो, इंटेंसिव भी आई से शुरू होता है और इंडिपेंडेंट भी आई से शुरू होता है। इन दोनों के फर्स्ट लेटर आप लोग ले लीजिए, इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब दोनों आई हो गया, यानी कि वे प्रॉपर्टीज़ जो मात्रा से इंडिपेंडेंट हो उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। इस तरीके से ये आपके गुण होते हैं। अब यहाँ पे क्या ऐसी कोई टेक्निक है जिससे मैं मात्रात्मक गुण को मात्रा स्वतंत्र गुण में बदल सकूँ, यानी कि क्या हम मात्रात्मक प्रॉपर्टीज़ को मात्रा स्वतंत्र प्रॉपर्टीज़ में बदल सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। एग्जाम्पल से देखिए इस चीज़ को।
यदि मैंने ले लिया द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसी प्रॉपर्टीज़ है आपकी अभी तक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है द्रव्यमान, लेकिन उस द्रव्यमान में मैंने डिवाइड कर दिया आयतन का, किस में बदल गया ये, अभी अभी जस्ट बताया था, घनत्व में, डेंसिटी में, ठीक है। यदि मैंने द्रव्यमान में आयतन का भाग दे दिया तो ये बदल गया आपका घनत्व में, और घनत्व कैसी प्रॉपर्टी है आपकी, मात्रा स्वतंत्र प्रॉपर्टी है। उसके बाद दूसरा देखिए, यदि आयतन में द्रव्यमान का भाग दे दूँ, आयतन में द्रव्यमान का भाग दे दूँ तो इसको बोलते हैं विशिष्ट आयतन। एक बात याद रखना, पूरी केमिस्ट्री में यदि विशिष्ट वर्ड यूज़ आ रहा है, स्पेसिफिक वर्ड यूज़ आ रहा है, तो वहाँ पे अपन जो है द्रव्यमान का ही भाग देते हैं, उसके मास का भाग देते हैं। पूरी केमिस्ट्री में फिक्स रहेगा, आप चाहे विशिष्ट आयतन की बात करो या विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करो या विशिष्ट ऊष्मा की बात करो, कहीं पर भी कर लो, अगर वहाँ विशिष्ट वर्ड यूज़ हुआ है तो वहाँ द्रव्यमान का भाग दिया गया होगा। मोलर दिया है तो मोल का भाग दिया होगा। ऐसी कुछ आप लोगों को चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशंस तो, क्योंकि इनकी आयतन की डेफिनेशन आप नहीं भूलोगे, आप भूलते हो विशिष्ट आयतन की। तो अब हमने यहाँ पे एक बना लिया कि पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी विशिष्ट वर्ड यूज़ आए वहाँ द्रव्यमान का भाग लगने वाला है, मास का भाग लगने वाला है। और अब देखिए, इन दोनों का भाग लगने से विशिष्ट आयतन बन गया, और विशिष्ट आयतन भी तंत्र की मात्रा स्वतंत्र प्रॉपर्टी होती है, ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। इसी तरीके से अभी मैं आपको बोल रही थी ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता में यदि मैं द्रव्यमान से भाग लगा दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा किस में, विशिष्ट ऊष्माधारिता में, विशिष्ट ऊष्माधारिता में। और ये भी कैसी प्रॉपर्टी होती है आपकी, मात्रा स्वतंत्र प्रॉपर्टी होती है। तो आज इस पूरे टॉपिक में हमने तंत्र के प्रकार, तंत्र की प्रॉपर्टी, तंत्र की अवस्था, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अभी और भी कुछ डेफिनेशन बाकी हैं आपकी, लाइक कि प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस कितने टाइप की होती हैं आपकी, ठीक है। उत्क्रमणीय प्रक्रम या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम किसको कहते हैं, और यथातथ, अवकलज और एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन और है। और आप ये मत समझना ये कोर्स में नहीं है, आप जब अपने सिलेबस को देखोगे ना तो शुरू का एक भाग जो दिया हुआ है वो इन डेफिनेशंस के ऊपर ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आता है इनमें से, तो ये चीज़ें अपने को छोड़नी नहीं है, ठीक है। कि ये समझ के कि ये तो बस डेफिनेशन है, बस एक बार रीडिंग लगा ली, याद नहीं करेंगे एग्जाम के लिए, याद भी करनी है आपको, कल हम इससे आगे का देखेंगे।